हेलो एवरीवन, सो टुडे इज़ क्लास 8 ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इम्पॉर्टेंट सीरीज़। तो आज हम बेसिकली सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में हम पढ़ेंगे नीडल स्टिक इंजरी के बारे में, स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में एंड फायर सेफ्टी के बारे में, एंड कुछ हम नॉर्सिट का जो प्रीवियसली ईयर जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने जो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मैंने आपको प्रोसीजर्स पढ़ाए थे, लिवर बायोप्सी एंड थोरैकोसेंटेसिस, राइट। सो थोरैकोसेंटेसिस में मैंने क्या बताया था कि अगर टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, इन टेंशन न्यूमोथोरेक्स हम जो नीडल इंसर्शन साइट था वो मैंने आपको क्या बताया था, डेट इज सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, राइट। सो देखो, एक तो हमारा ये है, सेकंड हमारा ये हमारा ओल्ड जो हमारी ओल्ड बुक थी एंड ओल्ड जो गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग यही था, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। बट अभी जो न्यूअर गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एंड जो हमारे न्यू क्लिनिकल जो प्रैक्टिस हो रही है दैट इज़ है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। सो आप ये अपनी नोट्स में ये ऐड कर लो, उसकी अभी जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन है। तो अगर आपके ऑप्शन में ओनली सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस अगर होगा जो क्वेश्चन आएगा उसके ऑप्शन में, देन आंसर ये वाला करेक्ट होगा, क्योंकि अभी भी ये भी कुछ जगह पे अभी भी ये वाला प्रैक्टिस किया जाता है। बट अगर सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन एंड ऑल्सो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन दोनों होगा तो आपको फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन वाला टिक करना है। ये ज़्यादा मोर एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि ना इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके भी कम होते हैं, सेफर ज़्यादा है, एंड लाइक वहाँ पे जो वॉल है ना, वॉल का थिकनेस भी थोड़ा कम होता है। दैट्स वाई दिस इज़ मोर एक्यूरेट, मोर सेफर है एंड मोर लाइक प्रैक्टिस में अब इसको किया जा रहा है, ठीक है। बट स्टिल ये भी कहीं कहीं अभी भी यूज़ होता है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। सो इन दोनों के बीच में अगर ऑप्शन आएगा तो आपको फिफ्थ वाला आंसर करेक्ट करना है। ओके, सो स्टार्ट विद द क्लास दैट इज़ फायर सेफ्टी। सो पहले हम फायर सेफ्टी में मैं आपको क्लास बता देती हूँ, क्योंकि क्लास से आई थिंक SGPGI में क्वेश्चंस आ रखा था। ओके, सो क्लास फायर सेफ्टी में फायर क्लासेस ऑफ फायर होता है, लाइक क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। सो बेसिकली ये क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। क्लास A में वो सारा फायर आता है, जैसे कि अगर लकड़ी हो गया, कागज़ हो गए, है ना, कपड़े हो गए, ये सब जो अगर इन जब सब चीज़ों में अगर आग लगती है डेट कम्स अंडर क्लास A, अंडरस्टूड। सो ऑर्डिनरी कम्बस्टिबल्स लाइक वुड हो गया, हमारा पेपर हो गया, क्लॉथ्स हो गए, रबर्स हो गए, है ना, ये सारा हमारा क्लास A के अंडर आता है। इसको हम कैसे बुझाएंगे, सिंपल वे में मैं बता रही हूँ कैसे बुझाएंगे। मतलब सुटेबल एक्सटिंग्विशर्स क्या है, डेट इज़ वाटर। वाटर इज़ द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर। ओके, उसके अलावा लाइक फोम भी है, ड्राई केमिकल्स भी, बट वाटर इज़ द बेस्ट वे। देन क्लास बी में क्या आता है, सारे फ्लेमेबल लिक्विड्स आती है, लिक्विड्स एंड गैसेस जो होती है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो होते हैं ना, पेंट वगैरह, जितने भी लिक्विड एंड गैस होते हैं वो सारा हमारा क्लास बी के अंदर आता है। इसको हम कैसे बुझाते हैं, लाइक सुटेबल एक्सटिंग्विशर अगर पूछ ले तो क्या होता है, फोम, CO2 एंड ड्राई केमिकल, वाटर नहीं होता है, ठीक है। फोम, CO2 एंड ड्राई केमिकल इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास बी फायर। क्लास सी में क्या होता है, क्लास सी में हमारा इलेक्ट्रिकल फायर आता है, ठीक है। क्लास ए में हमारा नॉर्मल हो गया, कपड़ा, कागज़ वगैरह। क्लास बी में हमारा सारा पेट्रोल एंड गैस सब हो गया, एंड क्लास सी में हमारा इलेक्ट्रिकल फायर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायर लाइक लाइव वायर में अगर आग लग गई या शॉर्ट सर्किट हो गया, ये सारा आता है। सो इसका सुटेबल एक्सटिंग्विशर क्या है, डेट इज़ ड्राई केमिकल्स एंड इनर्ट गैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी वाटर यूज़ नहीं करते हैं, आपको वैसे भी पता होगा, ठीक है। सो ड्राई केमिकल्स एंड इनर्ट गैसेज। वंस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ डी एनर्जाइज्ड, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज होती है वो कट ऑफ कर देते हैं, देन उसके बाद वो क्लास ए के अंडर आ जाता है, एंड देन हम वाटर यूज़ कर सकते हैं आफ्टर डी एनर्जाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन क्लास डी में कौन सा आता है, क्लास डी में वो सारे मेटल्स आते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सोडियम, ये सारे मेटल्स में अगर आग लग गई तो हमारा क्लास डी के अंदर आता है। इसका जो सुटेबल एक्सटिंग्विशर है डेट इज़ ड्राई पाउडर स्पेशली डिजाइन फॉर मेटल्स फायर, ठीक है। सो ये बेसिकली आपको कुछ क्लासेज याद करने हैं। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी एक्शन इन द इवेंट ऑफ फायर, वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन वेरियस नर्सिंग एग्जाम में। सो इसमें इन्होंने ये पूछा है कि अगर आग लग जाए तो सबसे पहला आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले आप क्या करोगे। सो आपको ये याद रखना है, बाय द निमोनिक ऑफ रेस,
आग लगेगी तो हम भागेंगे ना, तो रेस लगाएंगे। सो रेस में क्या है, सबसे पहले हम रेस्क्यू करेंगे, वहाँ से लोगों को हटाएंगे, वहाँ से हम खुद की जान को बचाएंगे एंड लोगों की जान अगर हो सकती है तो उनको बचाएंगे, ठीक है। ए में क्या है, एक्टिवेट द फायर अलार्म, देन हम फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देंगे। पहले फायर अलार्म को एक्टिवेट नहीं करेंगे, पहले हम रेस्क्यू करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम एक्टिवेट करेंगे फायर अलार्म को, देन कन्फाइन द फायर, मतलब फायर को रोकेंगे, जैसे कि अगर विंडो गेट वगैरह खुला है तो उसको हम क्लोज कर देंगे सो डैट एयर का सप्लाई और ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये सारा हम करेंगे। एंड ई इज़ द एक्सटिंग्विश द फायर। सो हमारा रेस आपको निमोनिक याद रखना है, आप बहुत इजली क्वेश्चंस कर लोगे, आगे मैं दिखाऊंगी कैसा आता है। देन है कि यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको कैसे यूज़ करना है, लाइक दिस वन, इसको कैसे यूज़ करना है, तो इसको आप याद कर लो, बाय द निमोनिक ऑफ पास, ठीक है। पुल करना है आपको सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे एक रिंग होता है, उसको पुल करना है, पुल द पिन ऑन द फायर एक्सटिंग्विशर हैंडल। उसके बाद ये जो है ना, इट शुड बी एम एट द फायर, यहाँ पे फायर उसके पास एम रखना है कि फायर को भी होना है। स्क्वीज द हैंडल, हैंडल को स्क्वीज करना है एंड देन स्वाइप करना है, ठीक है। सो पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप करना है एक्सटिंग्विशर फ्रॉम साइड टू साइड टू कोट द एरिया ऑफ द फायर इवनली, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी इंटरवेंशन टू बी टेकन आफ्टर अ फायर इंसिडेंट इन द हॉस्पिटल। रेस्क्यू द पेशेंट फ्रॉम द वार्ड, यूज द फायर एक्सटिंग्विशर, शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, क्लोज विंडो एंड डोर्स टू रिड्यूस द वेंटिलेशन। तो देखो, शट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड क्लोज द विंडोज एंड डोर टू रिड्यूस वेंटिलेशन, ये किसके एग्जाम्पल, इट इज कन्फाइन। हम वायर को क्या कर रहे हैं, सॉरी वायर कह रही हूँ, फायर को क्या कर रहे हैं, कन्फाइन कर रहे हैं, ठीक है। फायर को हम कन्फाइन कर रहे हैं। यूज़ द फायर एक्सटिंग्विशर एंड रेस्क्यू द, तो हमारा वो निमोनिक क्या था, डेट इज़ रेस, है ना। तो क्या था, पहले हम रेस्क्यू करेंगे, देन एक्टिवेट करेंगे, देन कन्फाइन करेंगे, देन लास्ट में हम एक्सटिंग्विश करते हैं, तो ये तो सबसे लास्ट में होगा। तो सबसे पहला क्या होगा, सॉरी ये तो हमारा सबसे लास्ट में होगा, यूज़ द फायर एक्सटिंग्विशर, पहला क्या होगा, रेस्क्यू, हमें पहले लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करवाना है। ये 2022 में आ रखा है। सो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आप इजिली कर लोगे, ठीक है। देन कमिंग टू छोटा सा एक टॉपिक है रेडिएशन सेफ्टी, मेनली इसमें हमें एक वर्ड याद करना है, मेनली अलारा प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। अलारा प्रिंसिपल क्या है, अलारा प्रिंसिपल का मतलब है कि इसका जो फुल फॉर्म है अलारा का, डेट इज़ एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। मतलब क्या है इसका, कि इसका अलारा प्रिंसिपल का जो एम है ना, डेट इज़ टू रिड्यूस द और टू मिनिमाइज द रेडिएशन एक्सपोजर, किसका, वर्कर्स का। वर्कर्स जो उस रेडिएशन में काम करते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स भी हो गए, है ना, और भी कोई वर्कर्स हो गए, उनको हमें रेडिएशन का एक्सपोजर मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि अब वर्क तो हम रोक नहीं सकते, वर्क तो करना ही पड़ेगा, बट रेडिएशन एक्सपोजर को हम रोक सकते हैं ना। सो हमें रेडिएशन एक्सपोजर को हमें मिनिमाइज़ करना है, डेट इज़ द एम ऑफ अलारा प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे कि जो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह हो गए, उनको तो कैसे करते हैं, उसका जो निमोनिक है डेट इज़ TDS, मतलब क्या है, हमें टाइम डिक्रीज़ करना है। लिमिट द टाइम टू स्पेंड नियर द सोर्सेज, जितना हो सके पॉसिबल हमें उस सोर्स के जहाँ पे एक्सरेज हो रहा है, जहाँ पे स्कैनिंग हो रहा है, जहाँ पे एक्सरे का यूज़ हो रहा है, जहाँ पे रेडिएशन का यूज़ हो रहा है, वहाँ पे हम हमारा जो टाइम है उसको कम से कम मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। देन डिस्टेंस मतलब जहाँ पे वो एक्सपोजर वाला एरिया है, रेडिएशन वाला एरिया है, वहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा रखना है। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, जैसे वार्ड में जब एक्सरे वाले आते हैं एक्सरे करने के लिए, तो क्या करते हैं, जो लोग जा सकते हैं, निकल सकते हैं, वो लोग सारे लोग वहाँ से क्यूबिकल से निकल जाते हैं, है ना, जब एक्सरे होता है। तो मतलब कि हमने डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया सो डैट एक्सपोजर कम से कम हो। एंड शील्डिंग में क्या है कि शील्डिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, लाइक अब कुछ जगह पे है कि हम वहाँ से हट नहीं सकते हैं, वहीं पे हमें रहना होगा कुछ प्रोसीजर्स में, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, शील्डिंग यूज़ करते हैं, लाइक लेड एप्रन, आपने सुना होगा, लेड एप्रन पहन लिया। सो ये हमारा अलारा प्रिंसिपल के अंदर में आता है, TDS, मिलिए आप याद करना, टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, डोजीमीटर क्या होता है, डोजीमीटर से हम रेडिएशन एक्सपोजर मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो आपको ये कुछ पॉइंट रेडिएशन सेफ्टी के बारे में याद करना है। एंड ये कुछ आपको इमेजेस याद करने हैं, इमेजेस से कभी कभी पूछ लेते हैं, लाइक ये रेडियो एक्टिव का इमेज है, 3 फैन टाइप का, ये बायो हज़ार्ड तो पता होगा आपको, जनरल डेंजर, पॉइजन भी पता होगा आपको, इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड भी पता होगा आपको, फ्लेमेबल भी आग है सिंपल, एक्सप्लोजिव एजेंट हो गया एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ये कुछ साइन आपको पता करना है। देन कमिंग टू द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ नीडल स्टिक इंजरी प्रोटोकॉल्स, क्योंकि ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एंड बेसिकली हम नर्सिंग के लिए। क्यों, क्योंकि लाइक नीडल स्टिक होना तो बहुत कॉमन हो गया है। सो नीडल स्टिक इंजरी का सबसे पहले कि शार्प इंजरी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और नीडल स्टिक इंजरी, है ना, और ऑलमोस्ट
सेम ही है। सो शार्प इंजरी प्रोटोकॉल का मतलब, शार्प इंजरी का मतलब क्या है कि एनी स्किन में ब्रेकडाउन हो जाना या स्किन में लग जाना किसी भी शार्प की वजह से, निडल की वजह से या कांच की वजह से, एम्प्यूल्स की वजह से, ठीक है। सो इसमें ये पूछते हैं कॉमनेस्ट कॉज क्या है। सो डेट इज़ इम्प्रॉपर हैंडलिंग अच्छे से नहीं हो, या फिर जो हम शार्प का जो बीन आते हैं प्रॉपर हम सेग्रीगेट नहीं किया है ना। सो फॉल्टी इन सेग्रीगेशन ऑफ शार्प और इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से ही ये तो मोस्ट कॉमन है शार्प इंजरी प्रोटोकॉल। शार्प इंजरी के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड फॉल्टी सेग्रीगेशन ऑफ शार्प, ठीक है। देन प्रोटोकॉल ऑफ केयर क्या है, किसी को अगर शार्प लग गई, किसी को निडल स्टिक इंजरी हो गई, देन फर्स्ट एक्शन क्या है, फर्स्ट एक्शन क्या है कि यू हैव टू स्टॉप द प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर आप कर रहे हो यू हैव टू स्टॉप द प्रोसीजर। एंड अगर आप ग्लव्स वगैरह पहन रहे हो, ग्लव्स को फटाफट हटाना है एंड आपको अपना हाथ को धोना है अंडर रनिंग वाटर आपको कंटिन्यूसली आपको अपना हाथ को धोना है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको मेनली याद रखना है कि आपको हाथ धोने हैं, ठीक है, अंडर रनिंग वाटर। डू नॉट सक द इंजरी, वेरी इंपॉर्टेंट ये आ रखा है, डू नॉट सक द इंजरी साइड और स्क्रब द वुंड ड्यूरिंग द वॉशिंग। सक नहीं करना है, ऐसे से स्क्वीज नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना, जस्ट अंडर रनिंग वाटर आपको धोना है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू इन्फॉर्म द, जो भी फिजिशियन है, इंचार्जेस है, जो भी उनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। इन्फॉर्म करने के बाद आपको जो भी उसके अकॉर्डिंग जो भी अगर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस हो गया या ART हो गया, जो भी हो गया वो स्टार्ट करवाना है, ठीक है। सो वो आगे मैं बताऊंगी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में क्या क्या लेना है, ओके। देन इससे पहले हमें ये प्रिवेंट पढ़ना है। प्रिवेंट से आ रखा है MCQ कि प्रिवेंट निडल स्टिक और शार्प इंजरी हमें कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज डिस्पोज द नीडल एंड शार्प इन पंक्चर प्रूफ कंटेनर, ठीक है। हमें ये पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है, इसमें हम निडल को डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। सो इसमें हमें प्रॉपर निडल को डिस्कार्ड करना है एंड जो भी शार्प होता है, एम्प्यूल्स वगैरह होता है, ये कार्ड बॉक्स में हम डिस्कार्ड करते हैं। सो प्रॉपर हमें डिस्कार्ड करने हैं। इमीडिएटली आफ्टर यूज़ नीडल सेफ्टी डिवाइस प्रॉपरली, इंगेज सेफ्टी डिवाइस इमीडिएटली आफ्टर यूज़ ऑफ शार्प, फटाफट हमें डिस्कार्ड करने मिली। रिप्लेस पंक्चर प्रूफ कंटेनर फॉर शार्प वंस 3/4 फुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQ आ रखा है, ठीक है। कि अगर जैसे ही ये आता है कि हम इसे कब एम्प्टी करना है, तो 3/4 जब फुल हो जाए तो इसको एम्प्टी करना है, एकदम पूरा फुल भी नहीं होना, हाफ भी नहीं होना, इट्स 3/4 फुल होगा तो हमें क्या करना है, इसको एम्प्टी करना है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन नेवर एवर रिकैप द यूज नीडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी हमें ये जो यूज़ नीडल है कभी भी इसको ऐसे रिकैप नहीं करना है, कभी भी इसको ऐसे रिकैप नहीं करना है, कभी भी लग सकता है, ठीक है। सो नेवर एवर रिकैप द यूज नीडल, नेवर कीप द नीडल शार्प एक्सपोज और अनसिक्योर, ठीक है। नेवर प्रैक्टिस हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र नहीं देना, लाइक ये नीडल उसको हम ट्रांसफ़र करें, ऐसे कभी नहीं करना है। प्लेस शार्प और न्यूट्रल फील टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र। सो बेसिकली आपको इस तरीके से आप निडल स्टिक इंजरी को लाइक प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। सो हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। सो देखो, अगर निडल स्टिक इंजरी हो गई तो हमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लेनी पड़ती है। तो हम किस किस चीज़ के लिए लेते हैं, HIV के लिए लेते हैं, ठीक है, HIV के लिए लेते हैं, हेपेटाइटिस B के लिए लेते हैं, ठीक है, प्लस एक टेटनस लेते हैं, टेटनस का इंजेक्शन लेना होता है। तो कब कितना लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, सो ये सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस C के लिए रिकमेंडेड नहीं है, हेपेटाइटिस C के लिए कोई पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ रखा है, ठीक है। सो HIV के चांसेस कितना है फैलने का, दैट इज़ 0.3%। हेपेटाइटिस B का कितना है 20 to 40% एंड हेपेटाइटिस C का है 2 to 4%। सो लाइक HIV का बहुत ही कम चांस है, बट स्टिल यू शुड नो, ठीक है, कि ये यहाँ से हो सकता है कि आ सकता है कि HIV के कितने चांसेस, दैट इज़ 0.3%। हेपेटाइटिस B के सबसे ज़्यादा चांसेस होता है, मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। सो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस फॉर HIV, दैट इज़ TLD, कैसे याद करना है आपको, TLD, दैट इज़ टीनोफोविर, लेमिवोडिन, डोलूटिग्रेविर, ठीक है। इसका डोज कितना है 300 mg, ठीक है। ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, जैसे हमारा TB का एक ड्रग आता है ना, सारा लाइक रिफेम्पिसिन, आइसोजिनेजिन, पूरा कॉम्बिनेशन आता है, वैसे ही टीनोफोविर, लेमिवोडिन एंड डोलूटिग्रेविर का एक पूरा कॉम्बिनेशन आता है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आता है। एंड वो 1 टैब हमें 28 डेज़ के लिए लेना पड़ता है, डेली एक टैबलेट लेते हैं फॉर 28 डेज़ के लिए। तो ये सारा आपको अच्छे से याद करना है। TLD 300 350 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, 1 टैब डेली फॉर 28 डेज़,
ठीक है। फर्स्ट डोज कब लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डोज हमें आइडियली विद इन 2 आवर्स में लेना होता है ऑफ एक्सपोजर, है ना। अगर 2 आवर्स में नहीं लिए तो हम विद इन 72 आवर्स तक हम ले सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन 72 आवर्स में हम ले सकते हैं, बट 2 आवर्स वेरी लाइक आइडियली 2 आवर्स में ले लेना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा हो गया HIV का प्रोफाइलेक्सिस। उसके बाद आया हमारा हेपेटाइटिस सी। सो नो नीड प्रोफाइलेक्सिस फॉर हेपेटाइटिस सी, ओनली हमें गैस्ट्रोपीडी में विद इन 10 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन 10 डेज में हमें गैस्ट्रोपीडी में हमें कंसल्ट करवाना है, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर हेपेटाइटिस सी। देन हम इंजेक्शन टेटनस का लेते हैं TD, क्या लेते हैं TD 0.5 ml IM, सिंगल डोज लेते हैं बूस्टर। इफ़ नॉट डन टेटनस शॉट विद इन पास्ट 10 ईयर, अगर पिछले 10 साल में अगर आपने टेटनस का इंजेक्शन नहीं ले रखा है तो आपको एक सिंगल बूस्टर डोज लेना है TD का, ठीक है। सो ये हमारा टेटनस हो गया। देन कमिंग टू द हेपेटाइटिस B पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। सो हेपेटाइटिस B की कुछ लाइक कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरीज क्या है कि अनवैक्सीनेटेड, मतलब हेपेटाइटिस, जैसे कि आप जब एज अ हेल्थ केयर वर्कर जब आप ज्वाइन करते हैं ना तो आपको लेना पड़ता है हेपेटाइटिस B की जो वैक्सीन होती है ना, वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। डैट इज़ लाइक कंपलसरी होता है, काइंड ऑफ कंपलसरी ही आप समझ लो। तो उसके 3 डोज होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको जब CHN पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था, उसमें तीन डोज होते हैं। डैट इज़ लाइक ऑन 0 डेज, जिस दिन आप जाओगे उस दिन देंगे। देन आफ्टर 4 वीक, मतलब 1 महीने के बाद देंगे, ठीक है। 28 डेज और 4 वीक और 1 मंथ जो भी बोल दो। देन 6 मंथ के बाद देंगे, ठीक है। सो 3 डोज बेसिकली हमारा हेपेटाइटिस B का होता है। सो अगर किसी ने पूरा अनवैक्सीनेटेड, उन्होंने कभी भी हेपेटाइटिस B की वैक्सीन नहीं ली है एंड उनको निडलिस्टिक इंजरी हुई है, तो उनको क्या करना है, हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी लेना है, ठीक है। प्लस 1 डोज लेना है इम्यूनोग्लोब्यूलिन का, प्लस उनको हेपेटाइटिस B वैक्सीन का सीरीज भी स्टार्ट करवाना है। वो जो 3 होती है ना, 3, 0, 28 एंड 6 मंथ पे, तो वो सीरीज भी स्टार्ट होगा। मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी लेगा वो, प्लस वैक्सीन भी स्टार्ट करवाएगा। कौन, किसको, जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने कभी भी वैक्सीन नहीं करवाया। सेकंड क्या चांस हो सकता है, सेकंड की वैक्सीनेटेड तो है, वैक्सीन तो उन्होंने लिया है, बट जो anti-HBs है ना, anti-HBs चेक करवाते हैं टाइम टू टाइम, हमें भी HBs चेक करवाते रहना पड़ता है, ठीक है। सो anti-HBs अगर लेस देन 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट है पर ml, या फिर पता ही नहीं है कितने हैं, तो हम क्या लेंगे, हेपेटाइटिस B का इम्यूनोग्लोब्यूलिन लेंगे 1 डोज एंड लाइक कंप्लीट सीरीज ऑफ रीवैक्सीनेशन करवाएंगे, फिर से वैक्सीनेशन करवाएंगे, ठीक है। सो फॉर अनवैक्सीनेटेड एंड फॉर वैक्सीनेटेड एंड anti-HBs अगर लेस देन 10 है या फिर अननोन है, तो दोनों केसेस में हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी लेना है, प्लस कंप्लीट हमें हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन भी कम्प्लीटली 3 डोज लेना है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी क्या हो सकता है कि वैक्सीनेटेड तो है बट जो anti-HBs है ना वो मोर देन 10 है, तो लाइक नो ट्रीटमेंट, इट्स नॉट मोर देन 10, सॉरी, इट्स मोर देन 100,000, ठीक है। मोर देन 1000 होगा यहाँ पे, मोर देन 1000 होगा। सो वैक्सीनेटेड तो है एंड anti-HBs जो है वो मोर देन 1000 है, देन नो ट्रीटमेंट, उसको ना ही इम्यूनोग्लोब्यूलिन की नीड है ना ही उसको वैक्सीनेशन की नीड है, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी क्या हो सकता है कि लाइक मैंने वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाया, मैंने एज अ हेल्थ केयर वर्कर ज्वाइन किया, मैंने अपना वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस B का स्टार्ट करवाया है, मेरा 0 डोज चला गया है, ठीक है, या फिर 0 डोज भी चला गया और 1 वीक वाला जो 1 मंथ वाला जो डोज है वो भी चला गया, मतलब मैं अंडरगोइंग हूँ ना, अंडरगोइंग वैक्सीनेशन हूँ एंड लाइक उनको निडलिस्टिक इंजरी हो गई, तो क्या करवाना है, उनको हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोब्यूलिन लेना है 1 डोज प्लस कंप्लीट द वैक्सीनेशन सीरीज, मतलब जो भी उसका बचा हुआ था 6 मंथ वाला बचा हुआ था या फिर 1 मंथ एंड 6 मंथ वाला बचा हुआ था, वो सारा उसको सीरीज कंप्लीट करना है। सो ये आपको कुछ कैटेगरी है, ये आपको याद करना है। ये जो मैंने कैटेगरी बताया इट इज़ अकॉर्डिंग टू एम्स प्रोटोकॉल, एम्स न्यू दिल्ली प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये मैंने बताया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट निडलिस्टिक इंजरी, उसमें क्या क्या प्रोफाइलेक्सिस कैसे लेना है, ठीक है। सो हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा हेपेटाइटिस B का जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है वो कितना लेते हैं, डोज क्या है, डेट इज़ 0.06 ml पर kg IM लेते हैं, आइडियली शुड बी गिवन विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स में दे सकते हैं या फिर अप टू 7 डेज तक भी दे सकते हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑल सैम्पल्स, मतलब पहले सैंपल वगैरह चेक कर लेते हैं आपका एंड लाइक जिससे आपका निडलिस्टिक इंजरी हुई है उसका सैंपल वगैरह कलेक्ट वगैरह करने के बाद विद इन 24 आवर्स या अप टू 7 डेज में हम कर सकते हैं। कैन वी गिवन विथ वैक्सीन सेपरेट साइट्स, ठीक है, लाइक उसी दिन आपने वैक्सीन भी लिया, उसी दिन आपने इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी लिया, दे सकते हैं बट डिफरेंट साइट्स पर देंगे, ठीक है। इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस B वैक्सीन 1 ml IM, ठीक है, जो हम वैक्सीन लेंगे डेट इज़ रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस B वैक्सीन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आपको ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद करना है रिगार्डिंग
रिगार्डिंग नीडल स्टिक इंजरी, ठीक है। सो आपको जैसे ही अगर किसी को नीडल स्टिक होती है सो यू हैव टू स्टॉप द प्रोसीजर, वॉश द हैंड अंडर एंड रनिंग वाटर, यू हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर हो गया, फिजिशियन या फिर एमओ हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, या आपके इंचार्जेस हो गया, ANS हो गए, जो भी हो गया ना, उनको इन्फॉर्म करना है। एंड कलेक्ट द सोर्स डिटेल्स ऑल्सो, मतलब जिससे इंजरी हुई है उसका डिटेल भी हमें कलेक्ट करना होता है, ठीक है। सो ये आपको कुछ पॉइंट याद करना है नीडल स्टिक इंजरी के बारे में। देन कमिंग टू क्वेश्चंस, MCQ करते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द मेडिसिन अ नर्स बाई मिस्टेकनली हैड नीडल स्टिक इंजरी, ठीक है, फॉर विच डिजीज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मेजर इज नॉट रिक्वायर्ड। हेपेटाइटिस बी, येस इट इज़ नीडेड, है ना। हेपेटाइटिस सी, टेटनस, HIV। तो देखो हेपेटाइटिस सी की नीड नहीं थी, इसमें सब में ज़रूरत है, टेटनस में भी ज़रूरत है। अगर लाइक पास्ट 10 ईयर्स में अगर उसने टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया तो उसको हम बूस्टर डोज देते हैं। सो इसमें भी हो गया, HIV में तो लेना ही लेना है। हेपेटाइटिस सी में नीड नहीं है, जस्ट गैस्ट्रो OPD में जाना होता है विदिन 10 डेज में, ठीक है। सो आंसर क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। Then the first priority nursing intervention in a patient with needle stick injury should inform the physician immediately, press the injury site to expel the blood। ये तो बिल्कुल नहीं करना, मैंने बताया ना स्क्वीज करना है, ना प्रेस करना है, ना सक करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। वॉश द इंजरी साइट विथ कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट। तो देखो सी पहले हमें करना, उन्होंने बोला था फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? हमें वॉश करना है इंजरी साइट को विथ कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर, उसके बाद हमें इन्फॉर्म करना है, देन हमें पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू लाइक सिचुएशन हमें लेना है, ठीक है। सो ऐसे MCQ आते हैं। देन कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। सो स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बहुत सिंपल है, आपको इसमें से 1-2 पॉइंट बस याद करना है। ये दिखने में डर लग रहा होगा बट ऐसा कुछ है नहीं। सो स्पिल मैनेजमेंट क्या है? सिंपली लाइक अगर ब्लड सैंपल ले रहे थे या फिर ब्लड कल्चर बॉटल में ब्लड ले लिया था पेशेंट का, एंड वो लाइक गिर गया है ना, तो ज़मीन में पूरा लाइक फ्लोर पे पूरा गिर गया, तो वहाँ पे स्पिल को कैसे मैनेज करना है, दैट इज़ द स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सो सबसे पहले क्या है, यू हैव टू आइसोलेट द एरिया जहाँ पे वो गिरा है, जहाँ पे ब्लड गिरा है, जहाँ पे वो फ्लूइड गिरा है, ये सब जो भी वॉट एवर द फ्लूइड या ब्लड जो भी है स्पिल हुआ, उस एरिया को हमें सबसे पहले आइसोलेट करना है। वो एक बैरियर लगा देना है कि यहाँ पे कोई आए ना, ठीक है। सो यू हैव टू आइसोलेट द एरिया। देन अप्रोप्रिएट PPE प्रॉपर पहनना है, जो साफ करेंगे उनको हमें बोलना है कि प्रॉपर PPE पहनो। जो ग्लव्स है वो अच्छा वाला हैवी ड्यूटी ग्लव्स पहनना है, सो डैट लाइक अगर ग्लव्स बाई चांस अगर फट गए तो उनको ना लगे, सो इसलिए हैवी ड्यूटी ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है। प्रॉपर PPE पहनने हैं। देन अगर मान लो ग्लास बॉटल हो गया, एम्प्यूल्स वगैरह अगर उस एरिया में होगा तो सबसे पहले उसको हटाना है, उसको हटा के प्रॉपर जो उसका लाइक कार्ड बॉक्स हो गया या फिर जो भी पंक्चर प्रूफ कंटेनर, वहाँ पे हमें डिस्कार्ड करने हैं। उसके बाद क्या करना है, जो भी अगर ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है, वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है तो उसको पहले क्या करना है, वो वहाँ पे कुछ लाइक एब्जॉर्बेबल जो मटेरियल होता है ना, कुछ भी लाइक क्लॉथ्स वहाँ पे होते हैं हॉस्पिटल में अवेलेबल, उस एरिया में पहले स्प्रेड करना है, सो डैट जितने भी ऑर्गेनिक है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको पहले डिस्कार्ड करना है। उसके बाद क्या करना है, वहाँ पे एक लाइक कुछ भी एब्जॉर्बेबल कपड़ा या कुछ लगाना है। देन वहाँ पे 1%, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1% फ्रेशली प्रिपेयर्ड 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हमें वहाँ पे डालना है। कैसे डालना है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, ऐसे लाइक पेरीफेरी टू सेंटर में हमें डालना है, ठीक है, फॉर 10 to 15 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स के लिए हमें डाल देना है। उसके बाद हमें उस एरिया को वाइप करके वो पूरा मटेरियल को डिस्कार्ड करना है अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट बीन, ठीक है। सो हमें मेनली आपको क्या याद करना है, यू हैव टू आइसोलेट द एरिया, वहाँ पे कोई भी अगर कांच वांच की चीज़ें गिरी वो हटाना है। देन जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको शॉक कुछ भी एब्जॉर्बेबल कपड़ा वगैरह लगा के उसको हटाना है। देन वहाँ पे आपको 1% फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन डालना है फॉर 10 to 15 मिनट्स के लिए। देन उसको वाइप करके हटाना है, ठीक है। द ट्रीटेड एरिया शुड बी क्लीन विथ फ्लोर डिसइंफेक्टेंट एंड अलाउड टू ड्राई, सिंपल, ठीक है। ये आपने कर दिया। देन आपको प्रॉपर क्लीन करना है, जो भी हॉस्पिटल में यूज़ होता है जो भी डिसइंफेक्टेंट, उससे प्रॉपर क्लीन करना है, देन ड्राई करना है, ठीक है। सो डैट इज़ द एंड उसको इंसिडेंट रिपोर्ट में ज़रूर लिखना है, ठीक है ना। हॉस्पिटल में कुछ भी होता है ना, एनीथिंग हैपन, एक इंसिडेंट रिपोर्ट बुक होता है जिसमें लिखना होता है, किसी को नीडल स्टिक इंजरी हो गई, किसी को कोई चोट लग गई, कुछ गुम हो गया, कुछ आ गया, कुछ भी हुआ ना, तो एक इंसिडेंट रिपोर्ट बुक होता है, उसमें वो लिखना होता है, ठीक है। सो आपको बेसिकली यहाँ से आपको क्या पॉइंट लेके जाना है, यू हैव टू ऑलवेज यूज़
freshly prepared 1% sodium hypochlorite solution for spill management protocol. This is very important point, यहीं से MCQ मिल जाएगा, ठीक है. So देखो, recommended disinfectant used for handling spill is 10% sodium hypochlorite, 1% sodium hypochlorite, 5% bleach solution, 2% bleach solution. तो याद करो क्या था, it is 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड अकॉर्डिंग टू लाइक हमारा जो एम्स न्यू दिल्ली प्रोटोकॉल जो हम फॉलो करते हैं, दैट इज़ 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट हमारा स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हो गया, निडल स्टिक इंजरी हो गया, रेडिएशन हो गया एंड फायर हो गया. सो दैट्स ऑल. एंड जो मैंने पहले जो आपको बताया था वो टेंसन न्यूमोथोरेक्स में आपका जो निडल इंसर्शन साइट क्या है वो प्लीज़ कीप इन माइंड, भूलना नहीं है, वो अपने नोट्स में ऐड कर लो. फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन इज मोर प्रेफरेबल साइट अकॉर्डिंग टू न्यूअर गाइडलाइंस, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट.